हेलो, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का यूट्यूब की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम यूजीसी नेट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है सुमित्रा नंदन पंत। वो किस प्रकार से उनको प्रकृतिवादी कवि कहा जाता है। वो प्रकृति से ब्रह्मांड तक की उनकी जो यात्रा थी, उनकी महत्वपूर्ण जो 5 रचनाएँ हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो चिदंबरा रचना पर मिला था, उसी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक करने के प्रयास है वो कर रहे हैं। प्रकृति से ब्रह्मांड तक सुमित्रा नंदन पंत एक कवि की वैचारिक यात्रा और उनके 5 युगांतकारी काव्य संग्रह, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। छायावाद के सुकुमार कवि जिन्होंने जीवन, प्रकृति और चेतना के अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया। हिंदी के साहित्य के वर्ड्सवर्थ भी इन्हें कहा जाता है। वैसे वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के महान कवि हुए हैं, परंतु हिंदी साहित्य के वर्ड्सवर्थ कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हुए हैं, ये सभी को पता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ आधुनिक हिंदी कविता के नवजागरण के प्रमुख प्रणेता भी रहे हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए इनको नामांकित किया था। नामांकन इनका दर्ज किया था और इन्हें पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। प्रकृति के सुकुमार कवि, 60 वर्षों की यात्रा रही इनकी। 1916 से 1973 तक इनकी साहित्यिक यात्रा थी। हिमालय की गोद कौसानी से शुरू हुई इनकी यात्रा थी। कौसानी में इनका जन्म है वो होता है। गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत किस प्रकार से बने, उनकी जो यात्रा थी उसमें किस प्रकार से समावेश हुआ, गोसाई से पंत तक की यात्रा को लेकर हम चर्चा है वो करेंगे। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में ये जन्मे थे। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। रामायण से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम लक्ष्मण की माता सुमित्रा के नाम पर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। इनका बचपन प्राकृतिक सुषमा के बीच बीता, जिसने उनकी काव्यगत नींव है वहीं से इनकी रखी। ये कुछ हिमाचल के बारे में कहते हैं कि सौंदर्य तो हिमाचल के आंचल में पैदा होके मेरे घर का मेहमान है वो रहा। सभी को पता है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी नज़दीक से देखने का मौका है वो मिलता है। पंत की चेतना के 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकृति है, हिमालय का नैसर्गिक सौंदर्य बचपन की प्रेरणा और छायावाद का आधार था। साहित्य, रविंद्रनाथ टैगोर और अंग्रेजी के रोमांटिक कवि विशेषकर वर्ड्सवर्थ और उनकी शैली को इन्होंने अपनाया। समाज और राजनीति, महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन में भागीदारी और कार्ल मार्क्स का यथार्थवाद इन्होंने ग्रहण किया। अध्यात्म, श्री अरविंद घोष का दिव्य जीवन दर्शन जिसने उन्हें ब्रह्मांड चेतना की ओर मोड़ा। पंत की काव्य यात्रा के 3 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? छायावादी युग 1916 से 1935। इसमें इन्होंने केंद्र में क्या था? इनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य था। प्रभाव, रोमांटिसिज्म, प्रतिनिधि रचनाएं, पल्लव, वीणा, गुंजन। प्रगतिवादी युग 1930 से 1940 में केंद्र में क्या था? ग्रामीण यथार्थ था, सामाजिक संघर्ष था और मानवता थी। प्रभाव, मार्क्सवाद और गांधीवाद से प्रभावित रही इनकी रचनाएं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। आध्यात्मिक युग 1940 के बाद का। केंद्र, ब्रह्मांडीय चेतना, आत्म दर्शन और अरविंद दर्शन। प्रभाव, दार्शनिक और नव मानवतावाद। प्रतिनिधि रचनाएं, श्रवण, किरण, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद इनकी रचनाएं रही। चेतना का विस्तार, 5 जो रचनाएं थी जो इनकी मील का पत्थर है वो साबित हुई। पहला पल्लव 1926 में, इसमें भारी प्रकृति से प्रेम है, लगाव है वो दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है, चेष्टा की है। गुंजन 1932, अंतर्मन और लय की खोज इस रचना में हमें देखने को मिलती है। ग्राम्य 1940, यथार्थ और सच्चे भारत की पहचान है। लोकायतन 1964, सामूहिक मानव उत्थान का महाकाव्य इसको कहा जाता है।
कला और बूढ़ा चांद। आध्यात्मिक 1959 आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सत्य को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। पल्लव से रचना शुरू हुई और कला और बूढ़ा चांद तक इनकी जो गोसाई से पंथ तक की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान है वो निभाती है, अदा करती है। पल्लव, जिसको छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, इन्होंने कहा है, छिपा दो मुझे निज नयनों की छाया में, यही कुछ समय है। आधुनिक हिंदी कविता का आधार स्तंभ माना जाने वाला पल्लव 1926 में आत्मा को सिद्ध प्रकृति से जोड़ता है। पंत की यहाँ केवल दृश्यों का वर्णन नहीं करते, बल्कि फूलों, पहाड़ों और जंगलों का मानवीकरण करते हैं। ये कृति प्रकृति में छिपी भावनाओं और सौंदर्य का अद्वितीय उत्सव हमें देखने को मिलता है। गुंजन, जीवन के अर्थ की खोज। नभ के पार पंछी बोले, जीवन क्या है, प्राण क्यों डोले। प्रकृति के विशुद्ध भारी सौंदर्य से हटकर पंत अब अंतर्मन की ओर मुड़ते हैं। गुंजन कविता का वे ध्यानमग्न संसार है जहाँ भावनाओं की लय आत्मा के संगीत से मिलती है। यह संग्रह जीवन में छिपे हुए अर्थों का संगीतमय खोज है। ग्राम्य सौंदर्य से यथार्थ की ओर ये बढ़ते हैं। मैं ग्रामों का कवि हूँ, नगरों से दूर यहाँ जीवन है, ये इन्होंने कहा है। यहाँ पंथ की वैचारिक दिशा में एक बड़ा बदलाव आता है। प्रकृति का कवि अब ग्रामीण जीवन के संघर्षों का यथार्थवादी कवि बन जाता है। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर पंत ने उन अनगिनत ग्रामीणों की आवाज़ को उकेरा जिन्हें सुना नहीं जा सकता था। ग्राम्य रोमांटिसिज्म और करुणा का शक्तिशाली मिश्रण इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। लोकायतन मानवता का महाकाव्य इसको कहा जाता है। मनुष्य का शाश्वत अभ्युदय लोकायतन में है। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित यह महाकाव्य पंत जी के एक रोमांटिक कवि से युग दृष्टा बनने का प्रमाण है। अरविंद दर्शन और मार्क्सवाद के समन्वय से प्रेरित यह कीर्ति बताती है कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि इस धरती पर रहते हुए कर्म और विवेक से सामूहिक समाज को ऊपर उठाना ही सच्ची चेतना है। कला और बूढ़ा चांद ब्रह्मांडीय सत्य है। पुलकित धरणी, पुलकित अंबर, पुलकित मेरे जीवन का सवर, ये इन्होंने इसमें कहा है। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में नवाजा गया। इनको अलंकृत है वो किया गया। ये कृति ब्रह्मांड के मौन, आत्म साक्षात्कार और बाहरी दुनिया से वैराग्य की थीम पर केंद्रित है। ये कला, आदर्शवाद और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च संलयन है, जहाँ कवि भौतिक यथार्थ के पार एक शाश्वत सत्य की खोज में लग रहा करता है। पंत का दार्शनिक संदेश जीवन से पलायन नहीं, बल्कि क्या है, उत्थान है। आम धारणा क्या है और पंत जी का दर्शन है वो क्या है। अध्यात्म का अर्थ है संसार को छोड़ना, भौतिक जीवन और शरीर केवल एक माया या भोग है। सच्ची शांति या वासना है, सच्ची शांति वनों या हिमालय में एकांत संन्यास में मिलती है। पंत का दर्शन क्या कहता है, सच्चा अध्यात्म वह है जीवन के बीच रहकर उसे प्रकाश में बना दे। लोक ही हमारा आयतन आधार है। मनुष्य अपने श्रम, प्रेम, चेतना से इस धरती को ही स्वर्ग बना सकता है। बाहरी साधन तभी सार्थक हैं जब मनुष्य का अंतःकरण और चेतना जागृत हो। एक अमर विरासत, सम्मान और पुरस्कार। 60 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, अलंकृत किया गया। कला और बूढ़ा चांद के दार्शनिक और कलात्मक सौंदर्य के लिए 1961 में पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए इनको नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 68 में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया और ये प्रथम रचनाकार बने हिंदी साहित्य के। उनका प्रभाव केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने IIT रुड़की के कुलगित जयंती विद्या संस्थान की रचना भी पंत ने ही की थी। आधुनिक युग में पंत की प्रासंगिकता, एम्पैथी, सहानुभूति और करुणा। आज के शोरगुल में और डिजिटल अलगाव के दौर में पंत की ग्राम्य जैसी रचनाएं हमें दूसरे इंसानों के यथार्थ और दर्द को गहराई से महसूस करना सिखाती है। अंतर्मन की शांति पल्लव और गुंजन में हमें देखने को मिलती है। ये हमें रुकने, प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य को देखने, ब्रह्मांड के मौन को सुनने के लिए प्रेरित करती है।
अंतिम विचार क्या है? पंत ने हमें सिखाया कि सौंदर्य हिमालय के फूलों में नहीं बल्कि उस मनुष्य के पसीने में भी है जो धरती को सींचता है, उस चेतना में भी है जो सितारों तक पहुंचती है। अपनी चेतना का विस्तार करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हमारे किसी अन्य लेखक के ऊपर, कवि के ऊपर आधारित होगी। उनकी रचनाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।